हेलो स्टूडेंट्स, एन के मित्तल लॉ क्लास में आपका स्वागत है। मेरा नाम निधि मित्तल है। कई बार स्टूडेंट्स जब किसी कंपटीशन की तैयारी करना शुरू करते हैं तो उन्हें समझ नहीं आता है कि हम एक्चुअली में अपनी तैयारी को कैसे स्टार्ट करें। कंपटीशन चाहे कोई भी हो, चाहे आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, पीसीएस जे की, सीए फाउंडेशन है, सीएमए फाउंडेशन है, एक्सेट्रा, आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। कई बार बच्चे इस डाउट में रहते हैं कि हम तैयारी मैम कैसे स्टार्ट करें। तो उसी के रिगार्डिंग आज का सेशन हम लेकर आए हैं। जहाँ तक हमारा पर्सनल मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा, उसी के बेस पर मैं आपसे बातें करूँगी। भाई, जब आप किसी कंपटीशन को स्टार्ट करते हैं, किसी कंपटीशन की आप तैयारी करना स्टार्ट करते हैं, आप यहाँ पर आप जब अपनी स्टडी पर स्टार्ट करते हैं, अपनी पढ़ाई करना आप शुरू करते हैं, तो आप जल्दबाजी मत करिए। कोई शॉर्टकट नहीं है किसी कंपटीशन को पास करने का, या फिर कोई शॉर्टकट नहीं है कि हमारे जो हमारे सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, हमारे एग्ज़ाम में जो सब्जेक्ट आ रहे हैं, उन्हें कोई शॉर्टकट से हम जल्दी जल्दी कर लें। नहीं, ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं होता है। आपके पास अगर समय है, आप एक सही समयबद्ध जिसे कहते हैं, एक टाइम टेकिंग, एक समयबद्ध जिसे कहते हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, आपको पता है कि हम भाई ये वाला हमें एग्ज़ाम देना है, इसमें ये टॉपिक्स आते हैं। सपोज़ को सीए फाउंडेशन का हमारा एग्ज़ाम है, सीए फाउंडेशन का, उसमें क्या आता है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, कंपनी लॉ है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, सीए में फाउंडेशन हुआ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है। पहले अपने सब्जेक्ट हमने क्लेरिफाई कर लिए, ये सब्जेक्ट हमारे पेपर में आने हैं। अब क्या करना है? अगर पेपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का है या पेपर थ्योरेटिकल है, सबसे पहले हमें डिटेल में पहले बुक को समझना है, डिटेल में अपने टॉपिक को समझना है। मैंने पहले भी कहा था, कोई शॉर्टकट नहीं है इसके लिए कि एक दिन पढ़ लिए, 2 दिन पढ़ लिए, महीना भर पढ़ लिए, तैयारी हो गई। नहीं, डिटेल में तैयारी करनी है, अच्छी तरह से तैयारी करनी है, इस लेवल पर जाकर तैयारी करनी है कि जिस टाइम पर हम पेपर में लिखने बैठें, हम बस जल्दी जल्दी अपना आंसर लिखते चलें। क्वेश्चन समझा, अपना आंसर लिखना शुरू कर दिया, ना कि वहाँ पर बैठे बैठे हम सोच रहे हैं अच्छा इस क्वेश्चन का ये आंसर होना चाहिए था, इस क्वेश्चन का ये। नहीं, ऐसा नहीं, टाइम नहीं वेस्ट करना हमें सोचने में। इतनी अच्छी मतलब अपनी तैयारी लेकर चलनी है हमें। टाइम टेकिंग, टाइम लगता है, कोई भी चीज़ बहुत जल्दी नहीं हो जाती है। और ये तो आपके कंपटीशन की बात है, जो कि आपको एक नया वे ऑफ लाइफ प्रदान करेगी। डीप मेमोराइजिंग, बहुत अच्छी तरह से अपने नोट्स को हमें याद करना है। अच्छा, एक बात आपसे शेयर करती हूँ। अगर आप कहीं पर क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, ऐसा होता है कई बार, प्रैक्टिकली बता रही हूँ अपने अनुभव से। कई बार स्टूडेंट क्या करते थे, क्लासेस होती थी हमारी सीए फाउंडेशन की, और स्टूडेंट्स क्या करते थे, 5-10 मिनट लेट आना। कई बार 10-15 मिनट लेट आ जाते थे। क्यों? उन्हें पता है मैडम तो रिवीजन ही करवाएंगी। मेरा हमेशा का यही रहा है मेरा कि जब क्लास स्टार्ट होती थी तो उससे 5-10 मिनट पहले मैं रिवीजन करवाती हूँ कि भाई हमने प्रीवियस क्लास में बच्चों हमने क्या किया था, प्रीवियस क्लास में कौन सा टॉपिक हमने करा था। एक बार उसका क्विक रिवीजन, फास्ट रिवीजन 5 से 10 मिनट में करते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक पर जाएंगे। तो कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, क्लास में ऑन टाइम नहीं जाते हैं, ये गलत है। हाँ, कई बार परिस्थितियाँ हो जाती हैं कि हम जानबूझ के हम लेट नहीं करते, कई बार ऐसा हो जाता है, वो एक्सेप्शन है। पर जहाँ तक कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि अगर हम कहीं से क्लास अटेंड कर रहे हैं, हम कहीं से भी क्लास अटेंड कर रहे हैं हम, तो हमें ऑनलाइन अपनी क्लास को हमें ऑन टाइम अपनी क्लास को अटेंड करना चाहिए। तो ये बहुत एक ज़रूरी चीज़ है। आपको ये लगता है कि अरे 5 मिनट तो ही लेट पहुँचे हैं, 10 मिनट तो ही लेट पहुँचे हैं, क्या चला गया, वो भी बहुत बेनिफिट रहता है बेटा जी क्लास में। वो भी कहीं ना कहीं जो 5 मिनट में आपको टीचर ने बताया होगा ना उस क्लास में, वो भी ज़रूरी बात है, वो भी ज़रूरी है आपके लिए। तो क्लास में हमेशा आपको ऑन टाइम जाना चाहिए। आप ऐसा मत करिए कि आप जब सिर्फ क्लासेस अटेंड कर रहे हैं तो वहीं पर निर्भर रहें। नहीं, अपनी तरफ से आपको खुद, अपनी तरफ से भी आपको स्टडी पर फोकस करना है, अपनी तरफ से भी आपको सेल्फ स्टडी करते रहना है।
आप अगर सेल्फ स्टडी पर फोकस कर रहे हैं, आप अगर फोकस कर रहे हैं कि हम खुद से ही मतलब अपना पूरा तैयारी करें, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। जो भी मैं आपसे बात यहाँ शेयर कर रही हूँ वो मेरे खुद के अपने मतलब जो मैंने महसूस करा पर्सनल एक्सपीरियंस, वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। आप अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, अपने टॉपिक्स को समझिए अच्छी तरह से, आप एक टाइम टेबल बनाइए। आप, जहाँ तक मुझे लगता है कि हमें एक टाइम टेबल बनाना चाहिए, हमें तय करना चाहिए कि भाई हम इस, जैसे कि हमने सब्जेक्ट लिया, एविडेंस एक्ट लिया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लिया, तो उसमें हमें देख लेना चाहिए कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर बहुत सहायता करेंगे आपके लिए। टाइम टू टाइम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखिए, टॉपिक को ना समझो, रटो मत। टॉपिक को क्या करो, जो आपका टॉपिक है, जो आपका सब्जेक्ट है, उसको रटो मत। मैंने कई बार देखा है स्टूडेंट्स क्या करते हैं, रटना शुरू कर देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल समझो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही सेक्शन 4 है। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज मेड। कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट, कई बार इसी लाइन को बार बार समझो इसे। और समझते कैसे हैं, समझते कैसे हैं किसी भी टॉपिक को, इलस्ट्रेशंस के माध्यम से। क्या समझते हैं, जितना ज़्यादा हो सके एग्जाम्पल्स क्रिएट करो, जितना ज़्यादा हो सके आप पिक्चर्स के माध्यम से, चार्ट के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे कि एक सेकंड देना, जैसे कि ए है, उसने 3 लाख रुपए, ए ने 3 लाख रुपए, कम्युनिकेशन का पूरा हो रहा है, ठीक है। ए ने 3 लाख रुपए में अपनी कार बी को बेचनी है। अब जा समझना, ए ने 3 लाख रुपए में अपनी कार बी को बेचनी है, इसलिए ए ने एक ऑफर बनाया। ये ऑफर ए ने 1 जनवरी 2010 को पोस्ट करा है। ए ने 1 जनवरी 2010 को एक ऑफर के पोस्ट के माध्यम से अपना ऑफर बनाया। ये जो इसका ऑफर है, जो इसने 1 जनवरी को पोस्ट किया है, ये इसका ऑफर बी को मिला है 3 जनवरी 2010 को बी को रिसीव हुआ है ये ऑफर। बी को ये ऑफर अच्छा लगा, बी ने इसे एक्सेप्ट कर लिया। 5 जनवरी 2010 को बी की तरफ से लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, बी की तरफ से लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट कर दिया गया है। कब, 5 जनवरी को। ये लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस 7 जनवरी को मिला है ए को। बस एक चार्ट बन गया। अब जो आपका ये सब कुछ लिख रहा है ना यहाँ पर, इसे बाय चार्ट अब हम समझ लेंगे। कैसे, ए ने ऑफर बनाया 1 जनवरी को बाय पोस्ट, ये ऑफर मिला है 3 जनवरी को। जिस दिन बी को ये ऑफर रिसीव हुआ है उस दिन यहाँ पर कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट हो गया, ठीक है। बी ने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस बनाया है 5 जनवरी को, तो इसका मतलब 5 जनवरी को एक्सेप्टेंस कंप्लीट होगी, लेकिन किसके अगेंस्ट, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गया अगेंस्ट किसके, ऑफरर के, अगेंस्ट ए के। 7 जनवरी को कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गया अगेंस्ट बी के। अब एक काम करना, अब इसको रीड कर लेना प्लस इस चार्ट के साथ में, और मुझे बता देना क्या मैं गलत कह रही थी। अब जल्दी समझेंगे हम। कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू whom इट इज मेड। कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल, कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल उस दिन कंप्लीट हो जाता है जिस दिन ये उस व्यक्ति की जानकारी में आ जाता है जिसके लिए इसे बनाया गया है। यही बात हमने समझाई 3 जनवरी को। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट होगा अगेंस्ट प्रपोजर व्हेन इट इज पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम एज सो एज टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ एक्सेप्टर। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगेंस्ट ऑफर उस दिन कंप्लीट हो जाएगा जिस दिन
ऑफरी बी की तरफ से अपना लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट कर दिया गया क्योंकि अब वो उसकी पावर से बाहर जा चुका है। अगेंस्ट एक्सेप्टर व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर, और जिस वक्त ये एक ही जानकारी में आ जाएगा अब उस वक्त ये अगेंस्ट ऑफरी कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह समझो भाई, इलस्ट्रेशन के माध्यम से समझो, चार्ट बनाओ उसको। अच्छा एक बात और कई बार देखा गया है, कई बार पता है क्या होता है, मैडम अभी हमने ये चीज़ समझ ली। कई बार स्टूडेंट्स मुझसे कहते हैं मैडम अभी आपने समझाया हमें समझ आ गया, आपने नोट्स बना लिए, आपने उनको हाईलाइट कर लिया, जहाँ पर मैंने सर्कल करे हैं आपने उनको हाईलाइट कर लिया, ठीक है। अब आपको क्या काम करना है, नोट्स बन जाने के बाद रेगुलर रिवीजन करना है, कंसिस्टेंसी से रिवीजन करना है। ये नहीं करना आज ये टॉपिक समझ में आ गया, नोट्स बन गए, बंद कर दी कॉपी, नहीं। कोशिश हम यही करते हैं अपनी क्लासेस में भी हम कि मैं शुरू के 10-15 मिनट रिवीजन करवाऊँ, मैं बीच बीच में से ही मैं उस टॉपिक्स में से क्वेश्चन पूछ लेती हूँ आपसे, वो एक अलग बात है। अगर आप खुद भी अपने पास से तैयारी कर रहे हैं, कहीं और भी आप तैयारी कर रहे हैं, आपको ये चीज़ ज़रूर करनी है बेटा जी कि कंसिस्टेंसी से आपको रिवीजन करना है। हो सकता है पहले दिन जितना ज़्यादा हमारा टाइम लगा हो समझने में, नोट्स बनाने में, अगली बार जब रिवीजन करोगे उससे कम टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि अब की बार दूसरी बार में क्या है, हमारे नोट्स बने हुए हैं, हमारे सामने हैं, और जितनी बार आप रिवीजन करोगी पेपर टाइम में फ़ायदा एक ये रहेगा, अरे ये टॉपिक आया है, कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है, ऑफर का और एक्सेप्टेंस का। रिटन विद्या करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कॉपी में जहाँ ये नोट्स इस तरह से बना रखे गए होंगे बाय पिक्चर, तुरंत याद आ जाएगा। जैसे ही बस एक इलस्ट्रेशन आपको याद आ गया, आप इसको अपने आप कंप्लीट कराएंगे। आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में आप कितना एग्री कर रहे हैं। जो मेरे पर्सनली मुझे लगा मैं आपको वो शेयर कर रही हूँ। कंसिस्टेंसी का होना बहुत ज़रूरी है। एक्टिव रिकॉल, बार बार अपने टॉपिक को रिकॉल करते रहना है, उसको समझिए, रटिए मत आप उसे। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल और अभी देके चलती हूँ, आपके सामने लिखा हुआ है, इसको रीड करिए। प्लेस बाय पर्सन इन पोजीशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। एक बहुत सिंपल सा पहले एग्जाम्पल बताते हैं, फिर इसको रीड करेंगे। देखिए हम कितने जल्दी समझ जाएंगे हम इसे, और फिर जब हम इसे बार बार रिकॉल करेंगे उस पिक्चर वाले चार्ट के माध्यम से, तो और जल्दी हम रिवीजन कर पाएंगे। ए है, उसने एक नेकलेस, ए ने एक नेकलेस रिसीव करा बाय फ्रॉड। ए ने क्या करा, ए ने फ्रॉड करा, किसके साथ में, बी के साथ में। ए ने बी के साथ फ्रॉड करा और फ्रॉड करके ए ने एक नेकलेस रिसीव कर लिया। अब भाई सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 19 क्या कहता है। अगर किसी व्यक्ति के साथ फ्रॉड हुआ है या फिर कोवर्सन के माध्यम से या मिस रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से उस व्यक्ति की सहमति रिसीव करी गई है, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट उस व्यक्ति के बिहाफ पर वॉइडेबल है। या फिर अगर ये पता चलता है कि उस व्यक्ति की सहमति अंडू इन्फ्लुएंस के माध्यम से प्राप्त की गई है, तो फिर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 19A के तहत, 19A के तहत उस व्यक्ति के बिहाफ पे वॉइडेबल है। ठीक है, बी के पास राइट आ जाता है इस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करवाने का, लेकिन अभी तक बी की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं करा गया है। बिफोर टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अभी तक बी की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं करा गया है। इतने में ए ने क्या करा, उसने इस नेकलेस को ले जाकर सी के पास में गिरवी रख दिया है। जो सी है वो कौन है, वो एक इनोसेंट पर्सन है। उसने गुड फेथ में, उसने क्या करा, उसने गुड फेथ में और विदाउट नोटिस, उसे पता ही नहीं है कि जो यहाँ पर ए है वो फ्रॉड के माध्यम से उसको लेकर आया है नेकलेस को। उसने उस नेकलेस को अपने पास गिरवी रखवा लिया है। अब आप खुद देखिए, अब आप हम उसे रीड करेंगे और हमारी तरफ से ये एक चार्ट इस तरह से बन गया है। अब हम पेपर टाइम पर जब रिवीजन करेंगे तो कितना आसान रहेगा। अब इसको रीड करिए, फिर एग्जाम्पल पे अप्लाई करना। When the pawnbroker has obtained the possession of the goods, ये पॉनर कौन है यहाँ पर, ए, जो गिरवी रख रहा है ना सामान, उसे कहेंगे। ठीक है, has obtained the possession of the goods placed by him under a contract voidable under section 19 and 19A, but the contract has not been restricted, मतलब टर्मिनेट नहीं हुआ है अभी तक,
एट द टाइम ऑफ प्लेस द पॉनी एक्वायर, पॉनी कौन है इस केस में यहाँ पर? सी, जिसके पास में सामान गिरवी रखा गया है। एक्वायर अ गुड टाइटल टू द गुड्स प्रोवाइडेड ही एक्ट्स इन गुड फेथ विदाउट नोटिस। क्लियर है? अब आप खुद समझ लीजिए, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा आपसे बेटा जी? मैंने आपको क्या कहा? अब बस आपको इन बातों को नोट करना था। ये देखिए मेन एसेंशियल हमने यहाँ पे नोट कर लिए। अब जब हम रिवीजन करने बैठेंगे एक बार बस हमें इस इलस्ट्रेशन को देखना है और परिभाषा को देखना है केवल। कितनी जल्दी मतलब हम समझ गए। अब हम, आप मेरा मतलब समझ रहे हैं? इसलिए टॉपिक को रटो मत, समझो। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं जितने भी, उनको सॉल्व करो। क्वेश्चन आंसर के माध्यम से चीज़ों को रिकॉल करने की कोशिश करो, कनेक्ट करते हुए उन्हें समझो, और जितना ज़्यादा हो सके इलस्ट्रेशन के माध्यम से आप उन्हें समझने की कोशिश करिए आप उन्हें। तो इसी के साथ हाँ, अपनी हम यहाँ पर आज का सेशन ये कंप्लीट करते हैं। आपके लिए आई होप सो बहुत कुछ फ़ायदेमंद रहा होगा ये सेशन। तो इसी के साथ से हम कंप्लीट करते हैं।